वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये मेरा सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कर सकते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनके लिए सेकंड वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ 3 स्टेप कंप्लीट किए थे। दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्केड्यूल एंड ग्राफ। तो इस वीडियो में हम आगे के 2 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, दैट इज अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस। अजम्पशन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था कि अजम्पशन और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है। अजम्पशंस वो होता है जो लॉ को सपोर्ट करता है और एक्सेप्शन वो होता है जो लॉ के अगेंस्ट में जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अजम्पशन से। अजम्पशन में हम वो सारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं हमें, और हमने ये बताने की कोशिश की है उन्होंने कि जो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और वो बहुत ही ट्रू है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वाकई में जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम ये अजम्पशन में ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होना स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स सी फ्रेंड्स कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपने कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट्स को हम कहते हैं कंटिन्यूटी। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या अज्यूम करता है? द लॉ ऑफ डीएमयू अज्यूम दैट यूनिट ऑफ कमोडिटी शुड बी कंज्यूम इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। It should be consumed in a continuous form, which means it should be taken one after the another and there should be no time gap. इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो बार बार तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, तो उससे पहले सबसे फर्स्ट अजम्पशन ये दिया हुआ है कि उस चीज़ को आप कंटिन्यूस प्रोसेस में कंज्यूम किया करो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था फर्स्ट वीडियो में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कहा था 6 मैंगोज का, तो उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने ये किया था कि हमने 6 मैंगोज एक साथ खाए थे इन अ कंटिन्यूस मोशन। जब हमने फर्स्ट मैंगो खाया, फिर वैसे सेकंड मैंगो खाया, वैसे ही थर्ड मैंगो कंज्यूम किया, वैसे ही फोर्थ मैंगो कंज्यूम किया, वैसे ही फिफ्थ और सिक्स कंज्यूम किया। तो मैंने जो भी ये मैंगो कंज्यूम किया, इट वॉज बीन टेकन वन आफ्टर द अनदर। ये हमने एक के बाद एक कंज्यूम किया विदाउट एनी टाइम गैप, और हमने बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं रखा था। इसी की वजह से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एक मैंगोज कंज्यूम करने के बाद में वो कम होना स्टार्ट हुई। अब दोस्तों, जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने फर्स्ट मैंगो, एक मैंगो सुबह खाया और एक मैंगो अगर मैंने रात में खाया, तो क्या आपको लगता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी? नहीं, बिल्कुल सही। ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं सुबह फर्स्ट मैंगो खाता हूं तो भी मुझे उतना ही मज़ा आएगा, और अगर मैं एक मैंगो रात में खाता हूं सेकंड मैंगो, तो भी मुझे उतना ही मज़ा आएगा। यानी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जब भी आपको ये प्रूव करना है कि जब आप जो चीज़ कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, तो आपको वो जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो इट शुड बी इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि उस चीज़ को आप एक के बाद एक कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे इन अ कंटिन्यूस फॉर्म एंड देयर शुड बी नो टाइम गैप। एक नोट्स की तरफ आप ध्यान देख लो। फर्स्ट पॉइंट, जस्ट हैव अ लुक। The law of DMU assumes that units of commodity should be consumed in a continuous form. It should be taken one after the another and there should be no time gap. For example, इसको मैं डार्क करता हूं ताकि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आए। For example, if first mango is consumed in the morning and another in the evening, then the marginal utility will not decrease. आई होप सो आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है जिसका हेडिंग दिया है होमोजिनिटी। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। सेम इन व्हाट?
सेम इन साइज, सेम इन टेस्ट, सेम इन कलर, सेम इन क्वालिटी। यानी कि जब हमने 6 मैंगोज कंज्यूम किया वन आफ्टर अनदर, वो 6 मैंगोज होमोजीनियस होना चाहिए। यानी कि वो 6 मैंगोज कैसे होने चाहिए? वो 6 मैंगोज सेम साइज के होने चाहिए, वो 6 मैंगोज सेम क्वालिटी के होने चाहिए, वो 6 मैंगोज सेम टेस्ट के होने चाहिए, वो 6 मैंगोज सेम कलर के होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो हम इस लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि जब मैंने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया वो सार निकला, वो खट्टा निकला, और जब मैंने सेकेंड मैंगो कंज्यूम किया वो मीठा निकला। अब मैं अगर आपको पूछूंगा कि अभी आपको मजा किस में आया, फर्स्ट में आया या सेकेंड में आया, तो जाहिर सी बात है आप लोग वही कहोगे कि सर फर्स्ट तो खट्टा निकला तो उसमें तो मजा नहीं आया, लेकिन जब हमने सेकेंड मैंगो कंज्यूम किया तो वो मीठा निकला तो उसमें मुझे मजा ज्यादा आया। यानी कि आप इस लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट के अंदर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नीचे थी और सेकंड के अंदर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अगर अब मेरा ये लॉ को प्रूफ करना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को प्रूफ करना है, तो जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो कमोडिटी क्या होनी चाहिए? वो कमोडिटी होमोजेनियस होनी चाहिए, विच मीन्स इट शुड बी सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, टेस्ट, कलर, क्वालिटी एक्सेट्रा। अब आप इस पॉइंट को गो थ्रू कर सकते हो, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करता हूं। द लॉ ऑफ डीएमयू अज्यूम दैट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस, which means it should be same in respect of size, taste, color, quality, etc. For example, if the first mango is consumed is sour, first mango जो मैंने consume किया is sour, and second mango is sweet, then the marginal utility will not diminish. अगर आप इसका मतलब अगर आपको ये लॉ प्रूफ करना है तो दो चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। एक, आपको हर चीज इन कंटिन्यूस फॉर्म में कंज्यूम करना पड़ेगा। दूसरी, जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो वो होमोजीनियस होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड का जो हेडिंग दिया गया है उसको हम देखते हैं रैशनैलिटी। अब ये रैशनैलिटी होता क्या है? रैशनैलिटी का मतलब होता है कि जो भी इंडिविजुअल के साथ या जो भी पर्सन के साथ आप वो 6 मैंगोज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो होना चाहिए नॉर्मल बिहेवियर का, यानी वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए। जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कोई पागल के साथ करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो पागल तो वैसा होगा कि वो 6 मैंगोज भी खा लेगा और 7वां वॉमिट करेगा, फिर से वो 7th मैंगो की भी डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अगर आप तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जो भी इंसान के साथ, जो भी इंडिविजुअल के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सी टू इट दैट ही शुड बी हैविंग अ रैशनल बिहेवियर, मतलब ही शुड बी हैविंग अ नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर उसी इंसान का हो सकता है या उसी इंडिविजुअल का हो सकता है जिसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी कि 5th मैंगो खाने के बाद में वो बोलेगा कि भाई मेरा इसके आगे मैं नहीं खा सकता, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो चुका है, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल पर्सन या उसी को हम कहते हैं मेंटल स्टेबल पर्सन। अल्फ्रेड मार्शल का थर्ड पॉइंट वही फोकस करता है। ही सेज दैट द लॉ ऑफ डीएमयू को आप प्रूफ करना चाहते हो, सो सी टू इट दैट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल, द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर शुड बी रैशनल। एक पॉइंट आप देख सकते हो, पॉइंट नंबर 3, the law of DMU assume that the behavior of the consumer consuming the commodity should be normal. जो भी बंदा वो कंज्यूम कर रहा है, सी टू इट कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल, विच मीन्स ही शुड बी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जाहिर सी बात है अगर नॉर्मल आदमी रहेगा उसी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर वो पागल आदमी रहेगा या मेंटल अनस्टेबल रहेगा तो उसको कभी भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, रीजनेबिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल का जो नेक्स्ट पॉइंट है रीजनेबिलिटी है, वो ये कहते हैं कि जब भी आप कोई कमोडिटी से एक्सपेरिमेंट करोगे, सो सी टू इट कि वो साइज जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू बिग नॉट टू स्मॉल। यानी कि जो भी हम 6 मैंगोज के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्लीज सी टू इट दैट मैंगो शुड नॉट बी टू बिग नॉट टू स्मॉल, इट शुड बी ऑफ नॉर्मल साइज। ऑफ कोर्स अगर प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि 6 मैंगोज है और 6 मैंगोज बड़े बड़े, एक एक मैंगोज 1-1 किलो के, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या आपको लगता है आप 6 मैंगोज कंज्यूम कर पाओगे? इम्पॉसिबल।
आप 2 या 3 मैंगो खाओगे फिर बोलोगे बस इसके आगे तो जा ही नहीं सकता, आप एक्सपेरिमेंट नहीं पूरा कर पाओगे। सिमिलरली अगर वो मैंगोज बहुत ही छोटे होंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप पूरे 6 मैंगोज कंज्यूम कर लोगे, आप बोलोगे भाई पेट ही नहीं भरा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं। तो एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जब भी आप कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हो ऑन एन एक्सपेरिमेंट बेसिस, सी टू इट दैट इट शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज, विच मीन्स इट शुड बी ऑफ नॉर्मल साइज, इट शुड नॉट बी टू बिग नॉट टू स्मॉल। आप ये पॉइंट नंबर 4 देख सकते हो। द लॉ ऑफ DMU assume that the size of commodity should be reasonable, which means it should be of normal size. क्या होना चाहिए साइज? इट शुड बी ऑफ नॉर्मल साइज, विच मीन्स इट शुड नॉट बी टू बिग नॉर टू स्मॉल। लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका पॉइंट का नाम दिया गया है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट होता क्या है कि जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, जाहिर सी बात है वो सारे एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है ये आपको तभी समझ में आया जब मैंने आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे एक्सप्लेनेशन दिया। जब हमने स्केड्यूल बनाया, स्केड्यूल में जब हमने नंबर्स डाला, जब हमने नंबरिंग किया, तभी आपको वो कंसेप्ट समझ में आया। अगर वो नंबर्स नहीं होते तो जाहिर सी बात है हम अभी भी कंफ्यूज होते ये कंसेप्ट को समझने के लिए। तो एल्फ्रेड मार्शल यही कहते हैं कि जब भी आप यूटिलिटी अज्यूम करते हो तो उसको नंबर्स में डालो, उसको नंबर्स में पोर्ट्रेट करो ताकि सामने वाला उस कंसेप्ट को समझ सके। क्योंकि जो भी हम ये सेटिस्फेक्शन लेवल की बात कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल हर एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल एक दूसरे से अलग अलग होता है। हर एक आदमी रैंकिंग अलग अलग देता है, कोई भी एक रैंकिंग सिमिलर नहीं हो सकती क्योंकि हर एक आदमी की लाइक्स डिसलाइक एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो कंसेप्ट को हम तभी समझ में आ सकता है, या कंसेप्ट तभी क्लियर हो सकता है जब हम उस चीज़ को न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन कर सके या हम न्यूमेरिकल टर्म्स में इसको अज्यूम कर सके। तो जैसे कि 5th पॉइंट वही में बोला गया है, द लॉ ऑफ DMU अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हमने जो भी मार्जिनल यूटिलिटी लिया है उसको हमने नंबर्स में एक्सप्रेस किया है, विच मीन्स यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी कैन बी कंपेयर, ताकि हम हर एक मैंगो से कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट मैंगो खाया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी, जब मैंने सेकंड मैंगो खाया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो गई, जब मैंने थर्ड खाया तो 4th हो गई, जब मैंने सेकंड खाया। तो हम हर एक चीज़ को अज्यूम कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स। आई होप सो आपको ये फर्स्ट अजम्पशन समझ में आया रहेगा। कंटिन्यूटी, होमोजेनिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी एंड कार्डिनल मेजरमेंट, ये वो सारे अजम्पशन की पॉइंट है जो एल्फ्रेड मार्शल ने अपने कंसेप्ट के साथ रखे ताकि वो उस कंसेप्ट को प्रूव कर सके कि जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, लास्ट पॉइंट पार्ट ऑफ दिस आंसर जिसको हम कहते हैं स्टेप 5, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन ऑलवेज गोज अगेंस्ट द लॉ। एक्सेप्शन लॉ के अगेंस्ट में जाता है। लॉ कहता है कि जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं बार बार तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, उसके लिए हम कहा गया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सेप्शन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शन में ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं कि जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ भी सकती है। अब लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन कि एक्सेप्शन में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पर इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश की है और एल्फ्रेड मार्शल ने इसका जवाब क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट, हॉबीज। बचपन में हम सबके पास, बचपन में क्या, जब हम बड़े भी होते हैं तो कुछ ना कुछ हॉबीज़ हमारी होती है, लेकिन बचपन में ज़्यादा हॉबीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की हॉबीज़ होती है कॉइन कलेक्शन, कुछ लोगों की हॉबीज़ होती है स्टैम्प कलेक्शन, कुछ लोगों की हॉबीज़ होती है बस के टिकट्स कलेक्ट करना, ट्रेन के टिकट्स कलेक्ट करना। तो इमेजिन करो कि एक बच्चा है, उसकी हॉबीज़ है कॉइन कलेक्शन। वो एक स्लैम बुक उसने बनाया है और वो अपने स्लैम बुक में क्या करता है, वो हर कॉइन्स लेके आके उस पर स्टिक करता है। 5 पैसे का कॉइन मिल गया, स्टिक कर देगा। पुराने ज़माने का 10 पैसे का कॉइन मिल गया, उसको स्टिक कर देगा। 1 रुपये का कॉइन मिल गया, स्टिक करेगा। 5 रुपये का कॉइन मिल गया, स्टिक करेगा। वो अपने कॉइन्स कलेक्शन कर रहा है। तो एक्सेप्शन में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसा आप इमेजिन करो कि जैसा उसके कॉइन कलेक्शन बढ़ते रहते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके कॉइन्स कलेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, उसके स्लैम्स बुक्स के हर एक पेजेस बढ़ते जा रहे हैं कॉइन्स के साथ में।
तो आपको क्या लगता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होगा? जैसे कॉइन बढ़ना स्टार्ट होते हैं, जैसा कॉइन कलेक्शन उसका बढ़ रहा है, वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो रही है? फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी कोई बच्चा कॉइन कलेक्शन करता है और उसका कलेक्शन बढ़ता रहता है, तो आपको क्या लगता है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? तो आप बोलोगे कि सर जाहिर सी बात है, जब आप कलेक्शन ज़्यादा करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ती रहेगी। तो ये तो लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है। लॉ कहता है कि जितना कलेक्शन ज़्यादा होगा उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो जितना कलेक्शन बढ़ रहा है उतनी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो जब ये कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल के सामने रखा गया तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने जब ये लॉ बनाया था तो मैंने इसके अंदर एक पॉइंट डाला था जिसका नाम था होमोजिनिटी, जिसका मतलब जो भी चीज़ों के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सी टू इट कि वो चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर आप मैंगोज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सो सी टू इट कि वो मैंगोज सेम होनी चाहिए, सेम इन साइज, टेस्ट, कलर, क्वालिटी एक्सेट्रा। तो अगर आप यहाँ पर मुझे बात कर रहे हो स्टैम्प कलेक्शन की, कॉइन कलेक्शन की, आप ये एग्जांपल मुझे बता रहे हो कि भाई यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जितना कॉइन कलेक्ट हो रहा है उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि जब भी आपको ये लॉ प्रूव करना है तो ये होमोजीनियस होना चाहिए। आप जो भी वो बच्चा कॉइन कलेक्ट कर रहा है, जो भी वो कॉइन कलेक्ट करके अपने स्लैम बुक पे पेस्ट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो होमोजीनियस है? जैसे कि एक बच्चा है जिसकी हॉबीज है कॉइन कलेक्शन, मैंने उसको 5 पैसे का एक कॉइन दिया पुराने ज़माने का, तो उसने खुशी खुशी जाके वो 5 पैसा अपने स्लैम बुक में चिपका दिया। सेकेंड डे वो मुझे मिला, मैंने फिर से उसको 5 पैसे का सिक्का दिया, उसने फिर से जाके वो कॉइन को क्या किया, चिपका दिया। अब मैं इसको थर्ड डे वापस से 5 पैसे का कॉइन दे रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि वो चिपकाएगा? नहीं, वो नहीं चिपकाएगा। वो कहेगा कि भाई मुझे अलग अलग टाइप के कॉइन्स चाहिए तो मुझे मजा आएगा, सेम टाइप के कॉइन्स रहेंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, मेरा कलेक्शन नहीं होगा। तो लॉ जो एक्सेप्शन के जो पॉइंट है उसमें अल्फ्रेड मार्शल यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो आप मुझे बता रहे हो कि कॉइन कलेक्शन बढ़ रहा है, ये कॉइन कलेक्शन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो बच्चा जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो एक ही टाइप के कॉइन कलेक्ट करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी, उल्टा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है। तो यही पॉइंट को मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पर दे सकते हो आप। यहां पर हॉबीज के अंदर क्या है यहां पर लिखा हुआ, इट कैन बी सीन दैट इन केस ऑफ हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन एक्सेट्रा, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ एवरी एडिशनल एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है विथ एवरी एडिशनल एक्विजिशन ऑफ यूनिट। जैसा यूनिट आपके बढ़ते रहते हैं वैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती रहती है। बट इन दिस केस होमोजेनिटी इज वायलेटेड। लेकिन यहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन है कि जो भी आप कॉइन कलेक्शन कर रहे हो वो होमोजीनियस नहीं है, वो एक जैसा नहीं है। आप अलग अलग कॉइन या अलग अलग स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हो। तो ये पॉइंट बोला गया है, होमोजेनिटी इज वायलेटेड एज पीपल कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प एंड कॉइन कलेक्शन। आई होप सो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ रहेगा। चलो लेट्स मूव टू द सेकंड वन, ड्रंक यार्ड। अब ड्रंक यार्ड का एग्जांपल नेक्स्ट पोर्ट्रेट किया गया है ये लॉ को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। लोग कहते हैं कि भाई ड्रंक क्या है, यानी शराबी जब भी शराब पीता है तो वो अलग हो जाता है, यानी कि जितना वो ज्यादा ग्लास ऑफ लिकर कंज्यूम करता है उतना ही उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, उतना उसको मजा ज्यादा आता है। दैट इज इन केस ऑफ ड्रंक दे आर सेइंग कि वो कहते हैं इट कैन बी सीन दैट इन केस ऑफ ड्रंक यार्ड शराबी, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ एवरी एडिशनल ग्लास ऑफ लीकर। जैसा वो एक ग्लास खत्म करता है फिर दूसरी ग्लास पे आता है, दूसरा ग्लास खत्म करता है तीसरे ग्लास पे आता है, तो वैसे ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं हो रही है, वैसे ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ तो आप बोल भी नहीं सकते कि होमोजीनिटी इज वायलेटेड, क्योंकि शराब तो एक ही जैसा वो पी रहा है तो शराब तो होमोजीनियस ही है। तो इसमें अल्फ्रेड मार्शल के सामने ये थ्योरी पुट की गई फॉरवर्ड कि भाई आप तो कह रहे थे कि ठीक है, लेकिन ड्रंक यार्ड में तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर तो वो एक जैसे ही शराब पी रहा है, होमोजीनियस शराब ही पी रहा है, लेकिन जैसा उसके ग्लासेस इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो
तो अल्फ्रेड मार्शल ने इसका क्या जवाब दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि मैंने अपने अजम्पशन के अंदर एक और पॉइंट मेंशन किया था जिसका नाम था रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस किसी के साथ भी वो एक्सपेरिमेंट करोगे, द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन शुड बी नॉर्मल, यानी कि वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए। अब आप खुद इमेजिन करो कि जो भी शराबी जब वो 3 ग्लास पी लेता है तो क्या आपको लगता है कि वो नेक्स्ट ग्लास के लिए वो शराबी मेंटली स्टेबल रहेगा? नॉट पॉसिबल। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, सड़क पे भी देख चुके हैं कि शराबी लोग शराब पीते हैं, वॉमिट करते हैं, फिर से शराब पीते हैं, वापस से वॉमिट करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, वो मेंटली स्टेबल नहीं रहते। तो जब वो मेंटल स्टेबल ही नहीं है तो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। वो आपको बता ही नहीं पाएगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला। तो ये थ्योरी को आप राइट रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते इस पॉइंट को लेके। आई होप सो ये सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आया। तो इसमें लिखा हुआ है बट इन दिस केस रैशनैलिटी इज वायलेटेड एज द बिहेवियर ऑफ द ड्रंकर इज नॉट नॉर्मल। चलो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, माइजर। दोस्तों हर एक ग्रुप के अंदर एक दोस्त आपको जरूर मिलेगा जो बहुत ही माइजर होगा। तो जब मैं वर्ड यूज करता हूँ माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। वो एक दोस्त होगा अपने हर किसी के फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में जो बहुत ही कंजूस होगा। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने दिमाग में इसको विजुअलाइज भी कर लिया होगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि कंजूस, हम कंजूस को कंजूस क्यों कहते हैं? कंजूस को कंजूस इसलिए कहा गया है कि जितना उसके पास पैसा ज़्यादा आता रहेगा ना, उतना उसका जो ग्रीड है, उसकी जो लालच है ना, वो बढ़ती रहेगी, उतनी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ना वो बढ़ती रहेगी। तो यही पॉइंट यहाँ पर पुट फॉरवर्ड किया है ये थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। वो कहते हैं इट कैन बी सीन दैट इन केस ऑफ माइजर His greed increases, उसकी लालच बढ़ती है with increase in the stock of money। जैसा उसका स्टॉक ऑफ मनी, जैसा उसके तिजोरी में पैसा बढ़ता रहता है, वैसी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर भी आप होमोजेनिटी का पॉइंट कवर नहीं कर सकते क्योंकि माइजर को रोज 100 रुपया मिले या चिल्लर भी मिले, वो हर टाइम पे खुशी रहेगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती ही रहेगी। लेकिन इसके अंदर प्रोफेसर मार्शल ने क्या अज्यूम किया है? उसने कहा है इन दिस केस रैशनैलिटी इज वायलेटेड एज द बिहेवियर ऑफ द माइजर इज नॉट नॉर्मल। हम माइजर को नॉर्मल आदमी बोल ही नहीं सकते, हम माइजर को मेंटल स्टेबिलिटी का आदमी बोल ही नहीं सकते। माइजर होता क्या एग्जैक्टली? जैसे कि छोटी छोटी चीजें होती है जहां पर वो पैसे बचाने की कोशिश करता है। जैसे कि वो कहीं रास्ते में है, उसको भूख लगी है, हम क्या करते हैं जब हम रास्ते में हैं, हमको बहुत भूख लगी है तो हम क्या करते हैं, किसी होटल में जाके खाना खा लेंगे या कोई बाकड़े पे जाके कुछ वड़ा पाव खा लेंगे या सैंडविच खा लेंगे या कुछ ड्रिंक्स पी लेंगे और हम अपनी हंगर्स को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि माइजर कंजूस ऐसा करता है? नहीं, कंजूस ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पैसे बचाने के चक्कर में वो अपनी भूख को मारेगा। ही विल लव टू स्टे हंग्री बट ही वोंट स्पेंड मनी। मेरा एक दोस्त है, आई डोंट वांट टू से हिज नेम, मैंने अपना दोस्त है, बहुत बहुत बड़ा कंजूस है। मैंने उसको बहुत देखा है कि वो जब उसको कहीं ट्रैवलिंग करना होता है ना तो ट्रैवल नहीं करता है, वो बस नहीं लेता या रिक्शा नहीं लेता है, वो चल के आता है। एंड यू नो ही वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर जस्ट टू सेव द मनी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो बस के 5-10 रुपए बचाने के लिए या रिक्शे के 20-30 रुपए बचाने के लिए वो चल के आता है। क्यों? क्योंकि वो वैसा ही है, उसका नेचर ही वैसा है, इसलिए तो उसको कंजूस कहा गया है। उसका मेंटल स्टेबल, हम उसको मेंटल स्टेबल नहीं बोल सकते ऐसे आदमी को। तो अल्फ्रेड मार्शल ने वही बोलने की कोशिश की है कि आप तो कह रहे हो कि भाई माइजर का ग्रीड बढ़ता है विद स्टॉक ऑफ मनी, लेकिन इन दिस केस रैशनैलिटी इज वायलेटेड एज द बिहेवियर ऑफ द माइजर इज नॉट नॉर्मल। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेगा। चलो हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की, हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, फिर हम पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 5, म्यूजिक। अब म्यूजिक के लिए ये बोला गया है कि दोज पीपल आर वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक, दे कीप ऑन लिसनिंग द म्यूजिक अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। और जितना वो लोग गाना सुनते हैं उतना उनको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हम काफ़ी देख चुके हैं, आई थिंक जितने भी व्यूअर्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से भी काफ़ी व्यूअर्स ऐसे होंगे हु आर वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक। गाड़ी में म्यूजिक बजाते रहेंगे, घर में गाने लगाते रहेंगे एंड दे एंजॉय इट। और कितने कितने लोग तो ऐसे भी देखा है मैंने, 3-3 4-4 घंटा म्यूजिक बजती रहती है और मजे लेते रहते। तो यहाँ पर वो म्यूजिक को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड करके कह रहे क्रिटिसिस्ट लोग
कि जितना आप म्यूजिक ज़्यादा सुनते हो उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, कम कहाँ होती है। अब जब ये थ्योरी वापस से अल्फ्रेड मार्शल के सामने रखी गई कि भाई म्यूजिक में तो उल्टा हो रहा है, म्यूजिक में जितना हम म्यूजिक ज़्यादा सुन रहे हो उतनी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम नहीं हो रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ रही है। अब अल्फ्रेड मार्शल ने इसका जवाब क्या दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि ठीक है, मैंने सेम पॉइंट पे फिर से मैं आता हूं कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरे लॉ को प्रूफ करना है तो सी टू इट कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, उसमें होमोजीनिटी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करो कि आपका कोई एक फेवरेट सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो, वो फेवरेट सॉन्ग आप सुन रहे हो। मैंने क्या किया, उस फेवरेट सॉन्ग को प्ले किया, आपने वो गाना पूरा सुन लिया, मैंने उसको स्टॉप किया, मैंने वापस से रिवाइंड किया और मैंने कहा वापस से प्ले करो। आपने दूसरी बार फिर से वो गाना सुना, मैंने फिर से रिवाइंड किया, मैंने कहा फिर से प्ले करो। तो आपको क्या लगता है आप वो सेम गाना कितने बार सुनोगे? तो आप कहोगे सर एक या दो बार, तीसरी बार अगर हम सुनने जाएंगे तो हमको बोर हो जाएगा, हम तो पक जाएंगे, बार बार तो हम सुन नहीं सकते। वो इसलिए नहीं सुन सकते आप लोग क्योंकि जब आपने फर्स्ट बार सुना तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बहुत बढ़ गया था। जब आपने सेकेंड टाइम वो सेम गाना सुना तो थोड़ा कम हो गया। थर्ड टाइम अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाएगा। तो वो सेम लॉ ऑफ डीएमयू का जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पर। तो आप ये म्यूजिक वाला पॉइंट नहीं रख सकते ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो लॉ है वो गलत है या वो फॉल्स है। तो ये पॉइंट मैं वही बोलने की कोशिश की है, जस्ट हैव अ लुक एट द पॉइंट म्यूजिक। It is believed that in case of music, marginal utility increases. Marginal utility आपकी बढ़ रही है with every additional listening of music. जैसा आप म्यूजिक एक के बाद दूसरा गाना तीसरा गाना सुनते रहते हो वैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है। बट इन दिस केस होमोजेनिटी इज वायलेटेड एज रिपीटेड हियरिंग ऑफ सेम म्यूजिक, एक ही गाना बार बार अगेन एंड अगेन प्रूव्स टू बी बोरिंग। यानी आप उसमें आप मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी नहीं, आप अगर आप एक ही गाना बार बार सुनोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लो दोस्तों, रीडिंग और म्यूजिक के अंदर बहुत सिमिलैरिटी, वो सेम ही है। इसमें भी वही कहा गया है कि पीपल आर वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो हम देखा गया कि जितने वो लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं उतनी उनके मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने सेम लाइक म्यूजिक का एग्जांपल यहाँ पर भी दिया कि इन दिस केस होमोजेनिटी इज वायलेटेड। रीडर्स इसलिए उनको मजा आ रहा है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको मजा आ रहा है। लेकिन अगर वो एक ही बुक बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, उल्टा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होगी। जैसे कि आप देख सकते हो रीडिंग वाले पॉइंट में, इट हैज बीन सीन दैट पीपल हु आर फाउंड ऑफ रीडिंग derive more and more utility with every additional reading of books. But in this case, homogeneity is violated as reader reads different varieties of books. अब जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मनी, जस्ट हैव अ लुक एट द मनी पॉइंट। मनी पॉइंट के अंदर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हो आप, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जहां पर हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमें जितना भी पैसा मिलेगा उतना हम सोचेंगे कम ही है। फॉर एन एग्जाम्पल आप बिल गेट्स को देख लो, वॉरेन बफेट्स को देख लो, अंबानी को देख लो, अडानी को देख लो, इनके पास जितना भी पैसा आएगा वो नहीं बोलेंगे कि भाई अब मेरे पास पैसा आ गया है, आई एम सेटिस्फाइड, अब मैं इसके आगे पैसे नहीं कमाऊंगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। कहते हैं कि बिल गेट्स के पास 3 कार्गो प्लेन भर के पैसा है लेकिन उसका हंगर वहां खत्म नहीं हुआ है पैसों के लिए। अब वो क्या कर रहा है, अब वो 4th कार्गो प्लेन भी पैसों से भरने की कोशिश कर रहा है। ये ह्यूमन नेचर है या हम कह सकते हैं इंसानी फितरत है कि जितना ज़्यादा हमको पैसा मिलेगा उतना ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो यहाँ पर यही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर प्रॉफेट अल्फ्रेड मार्शल के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। आप इस पॉइंट को देख सकते हो। The law of DMU is not applicable in case of money as one never gets satisfied even though he gets more and more money. यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू मनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि जितना भी आपको पैसा मिलेगा यू विल नेवर गेट सेटिस्फाइड इवन दो ही गेट्स मोर एंड मोर मनी। But some of the economists believe that the law is applicable for money also. For example, marginal utility of money is more to a poor person than a rich person. Economists ने ये कहाँ ना कहाँ इसको प्रूव करने की कोशिश की है कि नहीं भाई इसमें भी आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये होता नहीं है, कुछ इकोनॉमिक्स के हिसाब से होता होगा। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
जिसके अंदर मैंने लॉ ऑफ डीएमयू दोनों वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन और मेरे नोट्स कैसे लगे। और जितना आप मुझे कमेंट में लिखोगे उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। So thank you viewers, thank you for watching my video. Please take care of yourself and study well. Thank you so much.